हेलो दोस्तों, वेलकम टू आई यू क्लासेस ऑनलाइन। तो दोस्तों, कल की क्लास में हमने प्रोनाउन से रिलेटेड डेफिनेशन, प्रोनाउन के टाइप्स पढ़े थे और कुछ एक रूल डिस्कस किए थे हमने। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम उससे आगे के रूल्स को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, ये रूल एसएससी और इंग्लिश से रिलेटेड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की ये महत्वपूर्ण क्लास। तो दोस्तों, रूल नंबर 4 हम देखते हैं। रूल नंबर 4 क्या कहता है? यदि दो सब्जेक्टिव केस की तुलना की गई हो तो एज या देन, जो तुलना करने वाले शब्द होते हैं, उनके पहले भी और बाद में भी अगर सब्जेक्टिव केस की तुलना की गई है तो सब्जेक्टिव केस ही आएगा, और अगर ऑब्जेक्टिव केस की तुलना की गई है तो ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा, पहले भी और बाद में भी। ठीक है दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं, ही इज एज फास्ट एज मी। तो दोस्तों, यहाँ ही की तुलना की गई है, यानी कि सब्जेक्टिव केस की तुलना की गई है। तो सब्जेक्टिव केस की तुलना करने के लिए यहाँ एज के बाद भी क्या आना चाहिए? सब्जेक्टिव केस ही आना चाहिए। तो यहाँ क्या सही हो जाएगा? आई सही हो जाएगा। तो दोस्तों, इसमें आई हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, आई रन फास्टर देन हिम। तो दोस्तों, यहाँ भी सब्जेक्टिव केस की तुलना की गई है। आई रन फास्टर देन हिम, यानी कि मैं उससे तेज दौड़ता हूँ, तो सब्जेक्टिव केस की तुलना की गई है। तो सब्जेक्टिव केस के लिए यहाँ देन के बाद फिर हमें क्या लगाना पड़ेगा? सब्जेक्टिव केस ही लगाना पड़ेगा, ही। ठीक है, हिम के लिए सब्जेक्टिव केस क्या होता है? ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो आई रन फास्टर देन ही हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, आई नो यू एज मच एज हिम। तो दोस्तों, ये सेंटेंस सही है क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव केस की तुलना की गई है। ठीक है दोस्तों, आई नो यू, लेकिन नो, सब मैंने बताया था आपको कि वर्ब से पहले जो आता है वो होता है सब्जेक्टिव केस, और ये वर्ब है नो, नो के बाद जो आया हुआ है वो होता है ऑब्जेक्टिव केस। तो दोस्तों, यहाँ ऑब्जेक्टिव केस की तुलना की गई है, तो ऑब्जेक्टिव केस की तुलना के लिए हमें ऑब्जेक्टिव केस ही लगाना होता है बाद में भी। ठीक है दोस्तों, और इसका मतलब क्या है सेंटेंस का? इसका मतलब है आई नो यू एज मच एज आई नो हिम, यानी कि मैं उसे भी ऐसे ही जानता हूँ जैसे मैं तुम्हें भी ऐसे ही जानता हूँ जैसे मैं उसे जानता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ ऑब्जेक्टिव केस की तुलना की गई है, तो दोनों जगह ऑब्जेक्टिव केस ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। रूल नंबर 5 हमारा क्या है? रूल नंबर 5 कहता है कि इट का प्रयोग एनिमल्स के लिए होता है। इट का प्रयोग एनिमल्स के लिए होता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है, और कंट्री के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, इट का प्रयोग इन चीज़ों के लिए हम करते हैं। और इट का अगर हमें प्लूरल बनाना हुआ है तो इट का प्लूरल होता है दे। ठीक है दोस्तों, जैसे हम यहाँ एग्जांपल देख लेते हैं, अमेरिका इज अ डेवलप्ड कंट्री, इट इज़ अ सुपर पावर। ठीक है दोस्तों, इट इज़ अ सुपर पावर। तो यहाँ जो इट है वो अमेरिका के को डिनोट करने के लिए लगाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, द लायन इज ये सॉरी एरर है, यहाँ थोड़ी सी मिसप्रिंट है। तो द लायन इज हो गए, इज अ वेरी पावरफुल एनिमल। ठीक है दोस्तों, इज अ वेरी पावरफुल एनिमल। इट इज कॉल्ड किंग ऑफ द फॉरेस्ट। ठीक है दोस्तों, तो जो इट है वो किसे इंट्रोड्यूस करने के लिए लगाया गया है? यहाँ लॉयन को। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब क्या हो गया? लॉयन एक पावरफुल एनिमल होता है और यह राजा होता है जंगल का। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, इट का प्रयोग और हम कहाँ करते हैं। देखिए, टाइम, वेदर, टेम्परेचर और डिस्टेंस या अन्य प्राकृतिक घटनाएं जो होती हैं, इनके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? इट का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ इट का कोई मतलब नहीं होता है, यानी कि इट का कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे इन सेंटेंस में हमने देखा, अमेरिका इज अ डेवलप्ड कंट्री, इट इज अ सुपर पावर, यानी कि अमेरिका एक डेवलप्ड कंट्री है और यह एक सुपर पावर है, यानी कि इट का अर्थ क्या निकल के आ रहा है यहाँ से? यह का सेंस दिखा रहा है। तो दोस्तों, इन सेंटेंसेस में जो टाइम, वेदर, टेम्परेचर वाले सेंटेंस होते हैं, इनमें इट का कोई अर्थ नहीं होता है। इसे इंट्रोडक्टरी इट बोलते हैं, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बोलते हैं, और ये एम्प्टी इट का काम करता है। एम्प्टी इट या खाली इट भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब अर्थ नहीं निकलता इट का। जैसे इट इज़ रेनिंग, इट इज़ रेनिंग का मतलब ये नहीं है कि यह बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग का मतलब है बारिश हो रही है बस। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ इट का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो इट इज़ मॉर्निंग, इट इज़ विंटर, इट इज़ 6 o'clock, इट इज़ मंडे। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे के सारे जो हैं, यहाँ इट यूज किया गया है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में, एम्प्टी इट है, यहाँ इट का अर्थ नहीं होगा कुछ भी। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में अगर किया गया है। ठीक है दोस्तों, इट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया गया है, और उसके बाद बी की फॉर्म की कोई भी वर्ब आई है। बी की फॉर्म की कौन सी वर्ब्स होती हैं? देखो, बी की फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो इज, आर, एम, वाज, वर जो होती हैं, ये सब बी की फॉर्म होती हैं। ठीक है, और बी की जो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, बी की फर्स्ट फॉर्म होती है या प्योरेस्ट फॉर्म जो होती है वो बी ही होती है। ठीक है, और इसकी फर्स्ट फॉर्म में इज और आर और एम आते हैं, जो प्रेजेंट में यूज किए जाते हैं। और दोस्तों, इसकी सेकंड फॉर्म के लिए वाज और वर यूज किए जाते हैं, जो पास्ट सेंटेंसेस में यूज करते हैं। और थर्ड फॉर्म होती है इसकी बीन। तो दोस्तों, ये बी के जो फॉर्म्स हैं इनके बारे में हम एक्टिव पैसिव में पढ़ेंगे डिटेल से, क्योंकि वहाँ इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और इसी के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा आपको एक्टिव पैसिव बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो बी की फॉर्म की अगर कोई भी वर्ब आई हो तो जो प्रोनाउन होगा वो नॉमिनेटिव केस में होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो प्रोनाउन लगेगा वो नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस में लगेगा। ठीक है, देखिए यहाँ समझते हैं, इट इज़ आई हु एम टू ब्लेम। इट इज़ मी, यहाँ लिखा हुआ है इट इज़ मी हु एम टू ब्लेम। तो दोस्तों, यहाँ देखिए,
इट इज़ मी है, इट इज़ मी गलत है, क्योंकि यहाँ इट के बाद बी की फॉर्म इज आई है, इट के बाद क्या है, इज आया हुआ है, और इसके बाद हमें यहाँ क्या लगाना है, नॉमिनेटिव केस लगाना है। तो दोस्तों रनिंग लैंग्वेज में या स्पोकन लैंग्वेज में हम बोलते हैं इट्स मी, तो वो गलत होता है। ठीक है दोस्तों, इट्स मी बोलते हैं तो वो गलत होता है। तो सही क्या होता है, इट इज़ आई, इट इज़ आई सही होगा। ग्रामेटिकली एरर होती है इट इज़ मी। स्पोकन में कुछ भी बोल देते हैं वो सब चलता है, लेकिन ग्रामर के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो इट इज़ आई हमारा सही होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट रूल हम देखते हैं, पॉजेसिव केस के लिए रूल है ये। ठीक है दोस्तों, तो पॉजेसिव केस के लिए रूल हमारा क्या कहता है, ये कहता है कि जो पॉजेसिव प्रोनाउन जितने भी होते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन का जो प्रयोग है वो नाउन से पहले कभी नहीं होता है, यानी कि नाउन से पहले पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं आ सकता, यानी कि नाउन और प्रोनाउन एक साथ नहीं आएंगे। जबकि पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो सकता है, यानी कि पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आ सकता है। ठीक है दोस्तों, पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आ सकता है। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे अवर्स। देखिए एक बार अगर हम टेबल की तरफ देखते हैं तो टेबल पे थोड़ा ध्यान देते हैं, ये यहाँ देखिए, ये जो ये वाली लाइन है पूरी की पूरी, ये वाली, सॉरी एक सेकंड, पर ये पॉजेसिव एडजेक्टिव का कॉलम है और ये पॉजेसिव प्रोनाउन का कॉलम है, तो इन्हें ध्यान से समझिए। यहाँ आई के लिए माई यूज किया जाता है और प्रोनाउन में माइन यूज किया जाता है। ठीक है, तो एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडजेक्टिव नाउन से पहले यूज किए जाते हैं और प्रोनाउन के साथ ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो प्रोनाउन के बाद हम नाउन नहीं लगाएंगे। और अगर प्रोनाउन हमें बनाना होता है, देखिए माई के साथ माई के साथ नाउन को अगर हम जोड़ें, माई के साथ नाउन को जोड़ें, जैसे माई कार, जैसे क्या जोड़े हम, माई कार, तो माई कार जो हो गया उसके लिए हम अगर सेंटेंस में पहले वो चीज़ मेंशन की जा चुकी है तो हम फिर वहाँ माइन लगा सकते हैं। तो माइन क्या हो जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन इक्वल्स टू क्या होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। ठीक है दोस्तों, अभी समझेंगे इस चीज़ को, लेकिन अभी यहाँ थोड़ा सा टेबल पर ध्यान देते हैं। माई और माइन होते हैं, एडजेक्टिव में अवर होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन होता है अवर्स, यहाँ योवर होता है सेकंड पर्सन के लिए, और प्रोनाउन में क्या जाएगा, योर्स आ जाएगा। थर्ड पर्सन में अगर हिज होता है एडजेक्टिव भी, और हिज ही होता है प्रोनाउन भी। ठीक है, और इसके लिए हर होता है, हर के लिए हर्ष होता है। इट्स जो होता है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव में केवल यूज होता है इट्स, इसका पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, और अगर हम बात करते हैं दे की, तो दे के लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव देयर होता है और पॉजेसिव प्रोनाउन देयर्स होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आते हैं अपने रूल पर। यहाँ पे एग्जाम्पल से हम समझते हैं, अवर्स स्कूल वाज क्लोज्ड फॉर 4 days। देखिए अवर्स स्कूल तो हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि अवर्स क्या है, प्रोनाउन है, और स्कूल क्या है, नाउन है, तो प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आ सकता, यानी कि नाउन से पहले पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं आएगा, तो नाउन से पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा, तो वो होगा अवर। पॉजेसिव एडजेक्टिव अवर है, तो अवर स्कूल वाज क्लोज्ड फॉर 4 days, ये सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम देखते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो सकता है। देखिए प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो सकता है, लेकिन एडजेक्टिव का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में नहीं हो सकता। देखिए अवर, अगर हम यहाँ खाली अवर छोड़ देते, इस वाले सेंटेंस में अवर छोड़ देते, अवर वाज क्लोज्ड फॉर 4 days, तो हमें कुछ पता ही नहीं लगता कि खाली एडजेक्टिव आया हुआ है, तो उससे हमें कोई सेंस ही नहीं बन रहा है कि क्या क्लोज था। ठीक है, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव, खाली पॉजेसिव एडजेक्टिव को हम नहीं यूज कर सकते, पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ हमें नाउन लगाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन पॉजेसिव प्रोनाउन को हम ऐसे ही यूज कर सकते हैं, जैसे योर्स इज अ न्यू कार। ठीक है, योर्स क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है, इज अ न्यू कार, तो इसका मीन क्या होता है, इसका मीनिंग होता है योवर कार। पॉजेसिव एडजेक्टिव है योवर और कार है नाउन, तो योवर कार मिलके क्या बनाते हैं, योर्स बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि योवर प्लस नाउन मिलके क्या बनाते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन बनाते हैं। और यहाँ जो नाउन के बारे में मेंशन होगा वो सेंटेंस में ही मेंशन होगा आगे, जैसे यहाँ इसमें था योर्स इज अ न्यू कार, तो यहाँ योर का मतलब क्या है, योवर कार है। ठीक है, क्योंकि यहाँ कार का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हर्ष इज अ ब्यूटीफुल हाउस। तो दोस्तों हर्ष की अगर हम बात करते हैं तो हर्ष क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है, सी के लिए यूज किया जाता है हर्ष। ठीक है, तो यहाँ हर्ष का मतलब क्या है, हर हाउस है, हर का जो सेंस निकल के आता है वो हर हाउस है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हर हाउस इज ब्यूटीफुल हाउस। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जो ये कुछ एक वर्ड दिए गए हैं हमें यहाँ, जैसे सेपरेशन, लीव, एक्सक्यूज, मेंशन, रिपोर्ट, पार्डन, साइट, फेवर। ये ऐसे सेंटेंस हैं, ऐसे वर्ड हैं कि इनके साथ हम पॉजेसिव केस का यूज नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, इनके साथ हम पॉजेसिव केस का यूज नहीं करेंगे। अगर सेंटेंस में दिया है इनके साथ पॉजेसिव केस, तो वहाँ एरर है और ये एरर पूछी जाती है, थोड़ा ध्यान से समझना, वहाँ एरर होती है और उस एरर को हमें कैसे सही करना है ये देखेंगे। चलिए देखते हैं, योर सेपरेशन, तो यहाँ आया योर सेपरेशन, तो सेपरेशन के साथ हमें पॉजेसिव केस यूज ही नहीं करना है। ठीक है, यानी कि योर सेपरेशन हम यूज नहीं कर सकते, पॉजेसिव एडजेक्टिव है ना योर, तो योर के साथ हम सेपरेशन नहीं यूज करेंगे। योर सेपरेशन इज वेरी पेनफुल टू मी गलत होगा, तो हमें यहाँ सेपरेशन फ्रॉम यू करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सेपरेशन फ्रॉम यू इज वेरी पेनफुल टू मी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, एट हिज साइड द रबर्स फ्लैड। ठीक है,
तो इसमें जो एट हिज साइट आया है, हिज साइट, हिज क्या है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है, तो पजेसिव एडजेक्टिव नहीं यूज होगा साइट से पहले, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एट द साइट ऑफ हिम, क्या करना पड़ेगा, एट द साइट ऑफ हिम, सही होगा इसका, एट द साइट ऑफ हिम द रबर फ्लैड। नेक्स्ट हम देखते हैं, आई नीड योर फेवर प्लीज। सेंटेंस में क्या लिखा गया है, आई नीड योर फेवर प्लीज, तो फेवर आया हुआ है, तो फेवर के साथ योर नहीं लगाएंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम फेवर ऑफ यू करें या फिर फेवर फ्रॉम यू करें, ठीक है दोस्तों, फेवर ऑफ यू या फेवर फ्रॉम यू दोनों ही सही होंगे, यानी कि आई नीड फेवर फ्रॉम यू या आई नीड फेवर ऑफ यू। नेक्स्ट हम देखते हैं, सी डिड मेक मेंशन ऑफ यू, ठीक है दोस्तों, सी डिड मेक मेंशन ऑफ यू, तो मेंशन के साथ ये सेंटेंस सही है, क्योंकि मेंशन के साथ यहाँ कोई भी पजेसिव एडजेक्टिव नहीं यूज किया गया है, तो मेंशन ऑफ यू सही है। लेकिन अगर सेंटेंस में हमें देता सी डिड मेक योर मेंशन, तो वो गलत होता, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, जीरंड। देखिए पजेसिव एडजेक्टिव जो होता है, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद जीरंड आता है, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद जीरंड आता है, जीरंड से पहले पजेसिव एडजेक्टिव आता है, ठीक है। जैसे हम बात कर लेते हैं, आई वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ माई विनिंग द मैच, तो माई क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, और उसके बाद जीरंड विनिंग यूज किया गया है, ठीक है दोस्तों। अगर माई के बाद कुछ और लगाए, टू विन लगाए, यानी कि वो हम इसमें इंडेफिनिट लगाए, तो वो गलत होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम देखते हैं, सी वॉज नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ अ डूइंग वेल, ठीक है, हर क्या है यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव है, और डूइंग क्या है, ये एक जीरंड है, तो दोस्तों ये यहाँ सेंटेंस सही होगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 की अगर हम बात करते हैं, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से रिलेटेड है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, जो सेंस दिखाते हैं स्वयं, खुद, खुद ही, खुद को या अपने आप, इन शब्दों के सेंस दिखाते हैं, तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है दोस्तों। ये वो कौन से प्रोनाउन होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। देखिए जैसे एग्जांपल अगर हम देखते हैं, तो द पुअर मैन पॉइजन हिमसेल्फ एंड हिज चिल्ड्रन, तो दोस्तों ये जो हिमसेल्फ है, ये इसने पुअर मैन के लिए, अपने के लिए यूज किया है, अपने के लगाने के लिए, यानी कि सेंटेंस का मतलब क्या है, द पुअर मैन पॉइजन हिमसेल्फ एंड हिज चिल्ड्रन, यानी कि पुअर मैन ने अपने आप भी जहर ले लिया और अपने बच्चों को भी दे दिया, तो अपने आप का सेंस आ रहा है, तो उसके लिए हमने क्या यूज किया, यहाँ हिमसेल्फ यूज किया, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, वो डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं बन सकते सेंटेंस का। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, माई सेल्फ रमेश फ्रॉम दिल्ली, देखिए दोस्तों ये स्पोकन में बहुत यूज होता है, लेकिन यहाँ ये ग्रामेटिकली गलत है, माई सेल्फ रमेश नहीं होगा, यहाँ हमें करना पड़ेगा आई एम, ठीक है, आई एम करना पड़ेगा माई सेल्फ की जगह, ये डायरेक्टली यूज नहीं होगा। लेकिन अगर सेंटेंस से पहले देखिए, ये वाला सेंटेंस देखिए यहाँ, आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क, ये सेंटेंस सही होगा, क्योंकि इसमें माई सेल्फ से पहले सब्जेक्ट के बारे में मेंशन कर दिया है, जो सब्जेक्टिव केस में। लेकिन दोस्तों ये जो है, ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है, ये कौन सा प्रोनाउन है, ये हमारा इम्फेटिक प्रोनाउन है, मैंने पढ़ाया था ना आपको इम्फेटिक प्रोनाउन। तो ये रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक एक जैसे होते हैं, लेकिन जो इम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं, वो सेंटेंस में जोर देने का काम करते हैं, ठीक है, दबाव डालने का या जोर देने का काम करते हैं, और वो सेंटेंस में सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज किए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए ये हमारा दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं हम, योर सेल्फ एंड ही रीच्ड देयर इन टाइम। देखिए दोस्तों, योर सेल्फ से सेंटेंस शुरू नहीं होगा, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ वो यू लगाना पड़ेगा, सॉरी, यू एंड ही रीच्ड ऑन टाइम, ठीक है दोस्तों, यहाँ हमें यू लगाना पड़ेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारी एरर बनाई पूछी जाती हैं। देखिए ये कुछ एक वर्ड है, इंजॉय, एक्विट, अवेल, रिकंसील, अम्यूज, रिजाइन, एवेंज, एक्सर्ट, अप्लाई, अडेप्ट, एडजस्ट, प्राइड और एब्सेंट, ठीक है दोस्तों। तो ये ऐसे वर्ड हैं जो अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं, ठीक है दोस्तों। इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगा के देगा, आपको एरर करेगा, तो वो आप उसमें वहाँ आपको क्या लगा के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा के एरर को सही करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं, द ऑफिसर एक्विटेड, देखिए एक्विटेड आया है यहाँ पे, एक्विटेड के साथ हमने यहाँ क्या लगा दिया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देमसेल्व्स लगा दिया, ऑफिसर्स के अकॉर्डिंग देमसेल्व्स लगेगा, तो देमसेल्व्स यहाँ सही होगा। वेल ड्यूरिंग द क्राइसिस, ठीक है दोस्तों, तो ये सेंटेंस सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं, प्राइड, यहाँ आया है प्राइड, आई प्राइड माई सेल्फ, तो प्राइड के बाद हमने लगा दिया माई सेल्फ, ठीक है दोस्तों। देखिए ये माई सेल्फ जो है प्राइड के बाद आया है, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, यहाँ सही है, ऑन बीइंग एबल टू वर्क स्मूथली अंडर प्रेशर टू, ठीक है दोस्तों, तो ये सेंटेंस सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यू शुड अवेल योर सेल्फ, तो अवेल के साथ योर सेल्फ लगा हुआ है, तो ये भी सही है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, यू विल हैव टू अप्लाई योर सेल्फ, तो अभी उन वर्ड में हमने देखा था अप्लाई भी था, तो अप्लाई के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ सही है, यू के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं, दे इंजॉयड देमसेल्व्स ड्यूरिंग वैकेशन, तो इंजॉयड यहाँ आया हुआ है, इंजॉयड उन वर्ड में था जो अपने साथ क्या लेते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं, तो दे के अकॉर्डिंग देमसेल्व्स यहाँ सही लगा हुआ है, तो सेंटेंस सही होगा। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ आता है, दे इंजॉयड देमसेल्व्स द पार्टी, दे इंजॉय देमसेल्व्स द पार्टी, तो यहाँ ये देमसेल्व गलत होगा। क्यों गलत होगा, देखिए दोस्तों, इंजॉयड के साथ अगर ऑब्जेक्ट आया हुआ है, ये इंजॉयड के बाद अगर ऑब्जेक्ट आया हुआ है, द पार्टी ऑब्जेक्ट है, ठीक है दोस्तों, अगर ऑब्जेक्ट आया हुआ है तो वहां हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की कोई जरूरत नहीं होती है, वहां अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाए तो वो गलत होगा,
ठीक है दोस्तों, अगर ऑब्जेक्ट आता है तो वहाँ हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं यूज़ करना है, ये केवल इंजॉय के केस में है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से एरर पूछी जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ध्यान रखना। तो यहाँ हमें themselves को हटाना पड़ेगा, सेंटेंस ऐसा कैसे सही हो जाएगा, दे इंजॉयड द पार्टी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम देखते हैं एब्सेंट, ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ। तो दोस्तों ही एब्सेंटेड आया है, एब्सेंटेड के साथ हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सही है। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ नोट करने वाली बात ये है, देखिए ही वाज एब्सेंट, यहाँ लिखा हुआ ही वाज एब्सेंट, लेकिन यहाँ हमने कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं यूज़ किया। तो दोस्तों ये सेंटेंस सही है। क्यों सही है? क्योंकि अगर एब्सेंट का यूज़ वर्ब के रूप में हो रहा है, ठीक है, एब्सेंट का यूज़ अगर वर्ब के रूप में हो रहा है तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अपने साथ लेगा, अदरवाइज नहीं लेगा। देखिए जो एग्जांपल 8 है हमारा, ही वाज एब्सेंट, इसमें जो वर्ब है वो वाज है और एब्सेंट एक नाउन है। एब्सेंट क्या है? एक नाउन है, तो नाउन के लिए हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं पड़ती है एब्सेंट के साथ। ठीक है, एब्सेंट के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत केवल तब पड़ती है जब वो वर्ब के रूप में यूज किया जा रहा है। जैसे यहाँ यूज किया जाता है एब्सेंटेड हिमसेल्फ, तो यहाँ हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ की जरूरत पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी हमने कुछ एक वर्ड देखे हैं जो अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं। ठीक है, ये एरर पूछी जाती है। अब हम कुछ एक वर्ड देख रहे हैं जो अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेंगे। ठीक है, जो अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेंगे वो वर्ड कौन से हैं? कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बाथ, मूव, रेस्ट, हाइड। ठीक है दोस्तों, ये ऐसे हैं जिनके साथ एरर करके देगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चिपका के देगा, तो हमें उसको रिमूव करके सही करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए सेंटेंस देख लेते हैं, यू शुड कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम द बैड बॉयज। ठीक है दोस्तों, हमें लगेगा सेंटेंस सही है बिल्कुल, हमें अपने आप को, इसमें लिखा हुआ योर सेल्फ, हमें अपने आप को बैड बॉयज से दूर रखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ सेंटेंस अगर कीप वर्ड आया हुआ है तो कीप के साथ हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं यूज करना है, तो यहाँ रिमूव कर देंगे योर सेल्फ को। ठीक है दोस्तों, योर सेल्फ को रिमूव करके सेंटेंस सही हो जाएगा हमारा, यू शुड कीप अवे फ्रॉम द बैड बॉयज, केवल इतना रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, ही हिड हिमसेल्फ इन द रूम। तो यहाँ हिड के अकॉर्डिंग हिमसेल्फ लगाया हुआ है तो लगेगा कि सही है, लेकिन नहीं, यहाँ रिमूव करना पड़ेगा हिमसेल्फ को, क्योंकि हिड भी ऐसा एक वर्ड है, हाइड की सेकंड फॉर्म होती है हिड, तो हिड एक ऐसा वर्ड है जो अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहता है, ये यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से रिलेटेड रूल है हमारा। नेक्स्ट देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? ईदर होता है जो दो में से कोई एक सेंस में यूज किया जाता है, दो में से कोई एक की सेंस में ईदर यूज किया जाता है। अगर दो से ज्यादा है तो उस सेंस में हम क्या यूज करेंगे? एनी यूज करेंगे। ठीक है, दो में से ज्यादा के लिए कोई एक का अगर हम बात करना है तो उसमें एनी का यूज करेंगे। नीदर का यूज हम करते हैं दो में से कोई भी नहीं, कोई एक भी नहीं। ठीक है दोस्तों, दो में से कोई एक भी नहीं अगर हम इस सेंस में यूज करना है तो वो नीदर यूज करेंगे, लेकिन अगर दो से अधिक में से कोई एक भी नहीं का यूज किया जाए तो वहां हम नन का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल से समझते हैं, ईदर ऑफ दीज थ्री फ्रेंड्स। देखिए ईदर ऑफ दीज थ्री फ्रेंड्स इज नोटी। देखिए थ्री फ्रेंड्स की अगर हम बात कर रहे हैं, थ्री फ्रेंड का जिक्र किया जा रहा है, तो यहाँ ईदर नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, ये सेंटेंस गलत होगा। तो दोस्तों इस सेंटेंस को हम सही कैसे करेंगे? या तो हम यहाँ टू लगा दें, लेकिन हमें क्या करना है, हमें देखना है कि हम जो नंबर है थ्री है उसमें तो हम नहीं चेंज कर सकते ना। अगर थ्री बॉयज हैं तो वो थ्री बॉयज ही रहेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, थ्री के अकॉर्डिंग यहाँ हमें लगाना पड़ेगा एनी। क्या लगाना पड़ेगा? इधर को हटा के एनी यूज करेंगे, एनी ऑफ थ्री फ्रेंड्स इज नोटी। ठीक है दोस्तों, तो तब सही हो जाएगा सेंटेंस। लेकिन दोस्तों ये देखते हैं, ईदर ऑफ दीज टू पेन्स इज रेड, ईदर ऑफ दीज टू पेन्स इज रेड है, तो टू के अकॉर्डिंग यहाँ इधर सही है, ये सेंटेंस सही होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, नीदर ऑफ दीज टू गर्ल्स इज एक्टिव। तो दोस्तों नीदर है और टू गर्ल्स का जिक्र किया जा रहा है, तो यहाँ से ये सेंटेंस सही है, टू के अकॉर्डिंग नीदर आना है कि दोनों में से एक भी गर्ल एक्टिव नहीं थी, ये कहना चाह रहा है, तो ये सेंटेंस सही है। नेक्स्ट देखते हैं, नीदर ऑफ फोर सन्स लुक्ड आफ्टर हिम। ठीक है दोस्तों, फोर सन्स का अगर जिक्र किया जा रहा है तो फोर सन्स के अकॉर्डिंग नीदर नहीं आएगा, क्या आएगा? नन आएगा। ठीक है दोस्तों, फोर सन्स के लिए यहाँ क्या यूज करेंगे? हम नन यूज करेंगे, नीदर को हटा के, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट रूल है हमारा रूल नंबर 7, क्या कहता है, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन से रिलेटेड है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होते हैं? जो पारस्परिक संबंध या म्यूचुअल रिलेशन दिखाते हैं। ठीक है, और म्यूचुअल रिलेशन अगर दो में दिखाया गया है तो ईच अदर यूज करेंगे, और अगर दो से ज्यादा में दिखाया गया है तो वन अनदर यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, कैसे? एग्जांपल से समझते हैं, ही वाज सो अफ्रेड, वो डरा हुआ था, दैट हिज नीज नोक्ड वन अनदर, उसके जो घुटने थे, नीज नोक्ड वन अनदर। अब एक बात बताइए, नीज कितने होते हैं? नीज तो दो ही होते हैं ना, दो घुटने होते हैं, तो जो उसके घुटने आपस में मिल रहे थे, नीज नोक्ड हो रहे थे, तो वो वहाँ दो ही तो घुटने हैं, तो वहाँ हमें वन अदर की यूज करेंगे तो वो गलत होगा, तो वहाँ हमें क्या यूज करना पड़ेगा? ईच अदर यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा? ईच अदर, यानी कि ही वाज सो अफ्रेड दैट हिज नीज नोक्ड ईच अदर आएगा, घुटने दो हैं तो दो के अकॉर्डिंग यहाँ ईच अदर आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आफ्टर द फेयरवेल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 बेड ईच अदर गुड बाय। तो दोस्तों क्लास 12 के स्टूडेंट की बात की जा रही है, तो क्लास 12 में दो स्टूडेंट तो नहीं होंगे, दो से ज्यादा ही होंगे, तो अगर दो से ज्यादा स्टूडेंट है तो ईच अदर नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा? वन अनदर आएगा। दोस्तों वन अनदर लगा के हम सेंटेंस को सही करेंगे।
ठीक है दोस्तों, तो रेसिप्रोकल नाउन आपको समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 क्या कहता है, देखिए ये रिलेटिव प्रोनाउन से संबंधित है। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन क्या करते हैं, संबंध दिखाने का काम करते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, हु विच दैट मोस्टली यूज किए जाते हैं, और इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हु कहाँ यूज किया जाता है, हु होता है लिविंग थिंग्स के लिए यूज। ठीक है, जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं उनके लिए हु हम लगाते हैं। विच किसके लिए यूज करते हैं, हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। ठीक है दोस्तों, विच हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं। और एक विच का यूज हम करते हैं सिलेक्शन करने के लिए, जब हमें बहुत सारों में से किसी का सिलेक्शन करना हो तो वहां भी हम विच का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, आई मैट वीना विच वाज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। तो दोस्तों वीना का रिलेशन बता रहा है, वीना के लिए रिलेशन अगर हमें बताना है तो ये विच यहाँ गलत होगा, यहाँ क्या लगाना पड़ेगा हमें, क्योंकि वीना एक लिविंग है तो उसके लिए हम हु लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, विच हटा के हम यहाँ क्या कर देंगे, हु कर देंगे, सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, आई सा अ टेबल हु इज ब्रोकन। मैंने एक टेबल देखी जो टूटी हुई थी। ठीक है दोस्तों, इनका हिंदी जो मतलब होता है वो होता है जो। ठीक है, तो जो टूटी हुई थी, तो टेबल है एक नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए वो नहीं लगाएंगे, हम क्या लगा देंगे, विच लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, विच लगा के सेंटेंस को सही करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि दैट का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, हमने देख लिया कि हु का यूज लिविंग थिंग्स के लिए होता है, विच का यूज नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है, लेकिन दैट का यूज अलग अलग कंडीशंस में होता है। कैसे होता है, इसके लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक तैयार की है। देखिए एन, ये एन है, ए एस ए एफ ओ एल सी ई, नासा फॉल्स। ठीक है दोस्तों, इनसे हम वर्ड या ये कीवर्ड से इनसे याद रखेंगे कि दैट का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। देखिए एन से होता है नन, नो वन, नो बडी, नथिंग। ठीक है दोस्तों, इनके साथ अगर ये कहीं सेंटेंस में आते हैं तो इनके साथ हमें रिलेटिव प्रोनाउन अगर लगाना है तो हु विच ना लगा के हम दैट का यूज करेंगे। ए से देखते हैं एनी, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग। ठीक है दोस्तों, और समवन, समबडी, ये भी सारे के सारे इसी से रिलेटेड हैं, तो ये सारे के साथ भी अगर सेंटेंस में आते हैं तो हम इसका यूज करेंगे, रिलेटिव के लिए दैट का यूज करेंगे। एस फोर होता है सुपरलेटिव डिग्री, कहीं भी सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री दिखाई दे रही है तो वहाँ हम अगर दैट वो रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है तो कौन सा लगाएंगे, दैट लगाएंगे। ए से ऑल है, ऑल के लिए भी हम क्या यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन कुछ एक कंडीशन में ऑल के लिए ऑल के साथ हु का यूज भी होता है। ठीक है दोस्तों, वो आगे एग्जांपल में हम समझ लेंगे। एफ से होता है फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। देखिए दोस्तों, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू क्या होते हैं समझते हैं थोड़ा ध्यान से। फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू जो होते हैं, पहली बात तो काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज किए जाते हैं। और काउंटेबल नाउन में फ्यू का मतलब, देखो फ्यू अगर आया है तो फ्यू का मतलब है नेगेटिव सेंस, बिल्कुल नेगेटिव सेंस में यूज होगा। अ फ्यू होगा बिल्कुल थोड़ा सा, ठीक है, और द फ्यू भी उससे थोड़ा सा ज्यादा है। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, देखिए एक क्लास है और उस क्लास में उसे क्लास को हमें पढ़ाना है। तो दोस्तों अगर उसमें 2 स्टूडेंट आए हैं, आप सोचिए 2 स्टूडेंट उस क्लास में आए हैं, तो 50 बच्चों की क्लास है और उसमें केवल 2 स्टूडेंट हैं, तो क्या कोई भी टीचर उस क्लास को शुरू कर सकेगा? यानी कि अगर 2 ही बच्चे हैं, इतने कम हैं कि वो काम किया ही नहीं जा सकता, तो वो तो नेगेटिव ही हो गया, यानी कि वो आए या ना आए उनका कोई फायदा नहीं है, तो वो नेगेटिव सेंस में होगा। ठीक है दोस्तों, तो वहां हम फ्यू यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन आ फ्यू और दा फ्यू क्या क्या होते हैं, जैसे 50 में से 10 स्टूडेंट आ गए। ठीक है दोस्तों, 50 में से क्या कितने आ गए, 10 नहीं, ये समझ लो 5 स्टूडेंट आ गए या 7 स्टूडेंट आ गए, तो फिर भी हमें क्या करना पड़ेगा, क्लास को हम शुरू कर सकते हैं इतनों के साथ। ठीक है, तो वो आ फ्यू है। लेकिन अगर 50 में से कितने आ गए, 10-15 आ गए, तो वो भी है तो थोड़े ही, लेकिन वो भी क्लास को शुरू करने के लिए शुरू करा सकते हैं क्लास को। ठीक है दोस्तों, सबका मतलब क्या होता है, थोड़ा, लेकिन ये जो फ्यू होता है, केवल फ्यू, वो बिल्कुल नेगेटिव सेंस में यूज होता है। ठीक है दोस्तों, सेम कंडीशन लिटिल के साथ भी है। लिटिल के साथ ये लिटिल बस डिफरेंस ये होगा कि ये काउंटेबल नाउन में यूज होता है और ये अनकाउंटेबल नाउन में यूज होता है। जैसे लिटिल की अगर हम बात करते हैं तो एक गिलास में अगर पानी है, एक बूंद पानी है, तो अगर उस पानी को हम पिए तो उससे हमारी प्यास तो बुझेगी नहीं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन आ लिटिल की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा पानी है कि गला हमारा तर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट द लिटिल की अगर हम बात करें तो है थोड़ा सा पानी जो उससे थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन काम चल सकता है। ठीक है दोस्तों, काम चल सकता है तो वहाँ द लिटिल यूज करेंगे। आया समझ में दोस्तों, ये सारा सिस्टम क्या है, लिटिल और फ्यू का। चलिए, तो अगर लिटिल आ लिटिल द लिटिल है तो भी हम दैट का यूज करेंगे, और फ्यू आ फ्यू द फ्यू है तो भी हम किसका यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, ओ से होता है द ओनली। अगर सेंटेंस में द ओनली आया, ओनली नहीं द ओनली आया, तो हम क्या यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे बनेगा द सेम। तो द सेम अगर आया सेंटेंस में तो वहां भी हम रिलेटिव प्रोनाउन के लिए दैट का यूज करेंगे। ई होता है एक ई से, ई का यूज मैंने एक ऐसे ही लिख दिया है, लेकिन ये समझिए कहाँ यूज होता है, एक जगह कहाँ यूज होता है दैट का। वो होता है जब मनुष्य के साथ, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना मनुष्य ही होना चाहिए। मनुष्य के साथ कोई या तो निर्जीव वस्तु हो, जैसे सचिन तेंदुलकर एंड हिज बैट, ठीक है, या उसके साथ कोई जानवर हो। ठीक है दोस्तों, या उसके साथ कौन हो, जानवर हो, जैसे महेंद्र सिंह धोनी एंड हिज डॉग। ठीक है दोस्तों, तो अगर ऐसी चीजें, ऐसे हमारे सब्जेक्ट आते हैं तो उनके लिए हम दैट यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, भले ही देखिए हमें यहाँ लगेगा कि दोनों के दोनों लिविंग थिंग्स हैं तो हम हु लगा दें, तो हु हम नहीं लगा सकते। ठीक है, हमें क्या यूज करना पड़ेगा, दैट यूज करना पड़ेगा।
चलिए दोस्तों, जैसे द ओल्ड मैन एंड हिज स्टिक, बूढ़ा आदमी और उसकी छड़ी। ठीक है दोस्तों। चलिए एग्जाम्पल हम समझते हैं एग्जाम्पल से। देखिए, माई फादर हैज़ गिवन मी एवरीथिंग। यहाँ दोस्तों क्या है, एवरीथिंग आया है, तो एवरीथिंग हमने देखा था, तो एवरीथिंग के अकॉर्डिंग क्या यहाँ लगाएंगे हम, दैट लगाएंगे, तो एवरीथिंग के अकॉर्डिंग दैट यहाँ सही होगा। अगर इसके अलावा कुछ और लगा के दिया, यहाँ हु लगा के दिया है, विच लगा के दिया, तो वो गलत होगा, उसे हमें हटा के यहाँ दैट लगाना होगा। ठीक है दोस्तों। देयर इज द ओनली, देखिए दोस्तों द ओनली आया हुआ है, तो द ओनली के अकॉर्डिंग यहाँ दैट सही है। ठीक है दोस्तों, दैट सही है, अगर कुछ और होता तो हम उसे सही करके दैट लगाते हैं। आई गॉट यस्टरडे। नेक्स्ट हम देखते हैं, माई वाइफ हैज स्पेंड द लिटिल मनी। ठीक है दोस्तों, द लिटिल मनी दैट आई गेव टू हर। देखिए दोस्तों, इस सेंटेंस का मतलब क्या है, मेरी वाइफ ने जो थोड़ी सी पैसे मैंने या मनी उसे दी थी, वो सारी की सारी क्या कर दी है, उसने खर्च कर दिया, द लिटिल मनी। तो द लिटिल आया है, तो द लिटिल के साथ दैट यहाँ लगाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल आया, ऑल द मनी दैट आई गेव हर हैज बीन स्पेंड। ठीक है दोस्तों, ऑल द मनी के साथ, ऑल के साथ मैंने बताया था दैट का यूज करेंगे, तो ऑल द मनी दैट आई गेव हर हैज बीन स्पेंड। ठीक है दोस्तों। लेकिन एक सेंटेंस में बताता हूँ आपको, उसके साथ उस कंडीशन में हम क्या यूज कर सकते हैं, वो यूज कर सकते हैं। देखिए, ऑल हु आर इंटरेस्टेड इन दिस कंपनी कैन अप्लाई फॉर जॉब। ठीक है तो यहाँ ऑल जो जॉब के लिए अप्लाई करेंगे वो क्या होंगे, मैन होंगे या आदमी होंगे, तो उसके लिए वहाँ हम यूज कर सकते हैं किसका, उस सेंटेंस में किसका यूज कर सकते हैं हम, हु का यूज कर सकते हैं ऑल के साथ। ठीक है दोस्तों। लेकिन एक सेंटेंस है, ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। ठीक है दोस्तों, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, तो ऑल के साथ यहाँ दैट आया हुआ है, ऑल दैट ग्लिटर, तो वहाँ दैट यूज करेंगे हम। ठीक है दोस्तों, ये कंडीशन पर डिपेंड करेगा कि क्या दिया गया है, उसके साथ हम लगा देंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, मिस्टर मिश्रा इज द मोस्ट लेबोरियस मैन दैट आई हैव एवर सीन। तो दोस्तों, मोस्ट कहाँ आता है, मोस्ट आता है सुपरलेटिव डिग्री के लिए, तो मोस्ट लेबोरियस क्या है, एक सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री हमने देखा था, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम किसका यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, कुछ और होता तो हम दैट लगाते हैं वहाँ हटा के। नेक्स्ट है, द मैन एंड हिज डॉग, द मैन एंड हिज डॉग, मैंने बताया एक आदमी है और एक कोई जानवर हो या नॉन लिविंग थिंग हो, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, दैट का यूज करते हैं। दैट आई सा यस्टरडे, अगर यहाँ कुछ और लगा के देता, द मैन, जैसे हमें लगता अगर वो लगा के दे देता सेंटेंस में, द मैन एंड हिज डॉग हु आई सा यस्टरडे हैव बीन किडनैप्ड, तो दोस्तों हु हमें लगता कि मैन के अकॉर्डिंग सही है, लेकिन दोस्तों यहाँ उसका कुत्ता भी तो है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, दोनों के लिए लगाना है ना, इसके लिए हमें हु लगाना होता है और इसके लिए हमें क्या लगाना होता है, दैट विच लगाना होता है। तो दोस्तों यहाँ हु और विच दोनों जब हमें यूज करने हो, तो उसके लिए एक साथ हम दैट यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, दैट यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट रूल हमारा है, देखते हैं क्या है, कि जब दो या दो से अधिक वस्तुओं में चुनाव करना हो, मैंने बताया था चुनाव करने के लिए हम विच का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, चुनाव करने के लिए क्या किसका यूज करते हैं, विच का यूज करते हैं। देखिए, हु इज योर ब्रदर इन द क्राउड, हु इज योर ब्रदर इन द क्राउड, तो दोस्तों क्राउड में हमें भाई को छांटना है, ब्रदर को छांटना है, तो हु नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे यहाँ, विच लगाएंगे, हु को हटा के क्या लगा देंगे, विच लगा देंगे, सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हु ऑफ द सर्वेंट्स, हु ऑफ द सर्वेंट्स गलत होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, विच ऑफ द सर्वेंट्स करना पड़ेगा, विच ऑफ द सर्वेंट डू यू वांट। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हुज। हुज की अगर हम बात करते हैं, तो हुज क्या है, देखिए हुज का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के लिए नहीं किया जाता। ठीक है दोस्तों, निर्जीव वस्तु के लिए नहीं किया जाएगा, केवल लिविंग चीज के लिए या सजीव वस्तु के लिए किया जाएगा। जैसे हुज बुक इज दिस, देखिए यहाँ हुज यूज किया गया है, हुज का मतलब है यहाँ किसका, तो ये वाला जो हुज है, इस सेंटेंस में जो हुज है वो एक प्रश्नवाचक है। ठीक है दोस्तों, प्रश्नवाचक है, तो हुज बुक इज दिस, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि यह किसकी बुक है, यह बुक किसकी है या यह किसकी बुक है, तो ये सेंटेंस यहाँ सही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं हुज का मतलब अगर होता है, यहाँ हुज का मतलब अगर रिलेटिव प्रोनाउन से होता है, रिलेशन दिखाने के लिए होता है, तो वह निर्जीव वस्तु के लिए हम हुज का यूज नहीं करते हैं, हुज का यूज किसके लिए करते हैं, हम केवल लिविंग चीज के लिए करते हैं। जैसे दिस इज फ्लाईओवर, दिस इज द फ्लाईओवर, दिस इज द फ्लाईओवर हुज इनॉग्रेशन वाज डन बाय द ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। ठीक है दोस्तों, ये वही फ्लाईओवर है जिसका इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया था, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों हुज इनॉग्रेशन नहीं होगा, इसके लिए हम यहाँ क्या यूज करेंगे, क्योंकि फ्लाईओवर एक नॉन लिविंग थिंग है, तो नॉन लिविंग थिंग के लिए क्या यूज करेंगे, इनॉग्रेशन ऑफ विच, द इनॉग्रेशन ऑफ विच यूज करेंगे नॉन लिविंग थिंग के लिए, तो द इनॉग्रेशन ऑफ विच वाज डन बाय द ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। ठीक है दोस्तों, समझ में आया क्या है, तो रिलेटिव प्रोनाउन में अगर नॉन लिविंग थिंग होती है तो उसके लिए हम विच का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये वही सेंटेंस है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास यही रखते हैं, और हमने या आज की क्लास में प्रोनाउन के सारे बेसिक रूल हमने कवर कर लिए हैं, और नेक्स्ट क्लास जो होगी वो इसकी सपोर्टिंग एरर होगी, सपोर्टिंग एरर से रिलेटेड होगी, और इसमें अगर कुछ इक्का दुक्का रूल जो बच जाते हैं वो हम उसी के साथ कवर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए थैंक यू दोस्तों, कैसी लगी आज की क्लास आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और दोस्तों चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।